हरे कृष्णा, वेलकम टू अवर चैनल द वे ऑफ लॉ। तो आज हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 148 से लेके 152 तक पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो है हमारे बीएसए का सेक्शन 151 से लेके 155 तक है। अब आप लोग को मुझे लगता है इतना समय आ चुका है बीएसए का आए हुए कि चीज़ें याद हो जाती हैं ओवर द टाइम में भी, शायद कंपेरेटिव फॉर्म में पूछा भी ना जाए। तो इस वजह से मैं अभी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं बताती हूँ, मैं बस इतना करती हूँ कि उसको थोड़ा बस ये करती हूँ कि हल्का सा सेक्शन वगैरह बता देती हूँ कि आपको कंपैरिजन में आसानी हो, क्योंकि बहुत समय से जिन बच्चों ने पढ़ रखा है, बाकी जो नया पढ़ रहे हो वो तो इस पे मत ध्यान दो, इंडियन एविडेंस एक्ट बारे पे आप इसी पे ध्यान दो, ठीक है। चलो, अब ये भी जानना क्यों ज़रूरी है कि कौन सा सेक्शन है इंडियन एविडेंस एक्ट का, क्योंकि अब आगे आप जब पढ़ोगे ना, जैसे केस लॉज वगैरह पढ़ोगे तो उन सब में आपको थोड़ा सा ईज होगा। एनी हाउ, दिस इज़ नॉट आवर टॉपिक। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन 151। ये क्या कहता है 151 का 1। जैसे इससे जस्ट पहले आप लोगों ने 2 सेक्शन पढ़े थे। कौन से 2 सेक्शन थे वो? सेक्शन 149 और 150। वो क्या कहते थे? वो 2 सेक्शन ये बात कहते थे कि हम लोग विटनेस से ऐसा कोई भी क्वेश्चन, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते थे। अगर मैं सीधा सीधा बोलूँ तो विटनेस से आप कुछ भी पूछ सकते हो, कुछ सही गलत नहीं है। यू कैन आस्क एनीथिंग फ्रॉम द विटनेस। लेकिन अब कुछ भी का क्या मतलब? कुछ भी है, कुछ भी पूछा जा सकता है। ये कह सकते हैं कोर्ट की पावर है तो कुछ भी पूछ लोगे? नहीं, इसके लिए हमें क्या कुछ लिमिटेशंस है, मतलब कुछ चीज़ें हैं जिसका हमें ध्यान रखना होता है। तो वो जो है हमारा कहाँ से कहाँ तक है? सेक्शन 151 से लेके 155 तक है। तो अब 151 का जो 1 है वो ये कहता है, ये मैंने आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दिया, ठीक है, 151 से लेके 155 तक का। तो 151 का 1 ये कहता है कि अगर एडवोकेट कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट कर करके समझना, बहुत अच्छे से समझ आएगा। एडवोकेट कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है और वो क्वेश्चन जो है वो कैरेक्टर से रिलेटेड है। विटनेस से कुछ क्वेश्चन पूछा जो कि किससे रिलेटेड है? कैरेक्टर से रिलेटेड है। जो केस है उससे कोई रिलेशन नहीं है। किससे रिलेटेड है? वो कैरेक्टर से रिलेटेड है। तो यहाँ कोर्ट डिसाइड करेगा कि विटनेस शुड बी कंपेल्ड टू आंसर और नॉट, कि विटनेस को आंसर देना है, उसे कंपेल किया जाए आंसर देने के लिए या ना किया जाए, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा हमारा कोर्ट के ऊपर। और साथ ही जो कोर्ट है वो क्या कर सकता है? वार्निंग दे देगा विटनेस को कि तुम चाहो तो आंसर करो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है तुम चाहोगे तो ही तुम आंसर करो। तो ये कौन सा हमारा सबसेक्शन कहता है? 151 का 1। एक बार रीड करते हैं आपके लिए। इफ एनी सच क्वेश्चन रिलेट्स टू अ मैटर नॉट रिलेवेंट टू द सूट और प्रोसीडिंग एक्सेप्ट इन सो फार एज इट अफेक्ट्स द क्रेडिट ऑफ द विटनेस बाय इंजरिंग हिज कैरेक्टर। इतना समझो, किससे रिलेटेड नहीं है? मेन जो हमारा मेन मुद्दा है, जो मेन मैटर है, मेन केस है, उससे रिलेटेड नहीं है। बट वो क्वेश्चन ऐसा है कि उसकी क्रेडिबिलिटी और या फिर हम बोले उसके कैरेक्टर से रिलेटेड है, ठीक है। कैरेक्टर से रिलेटेड मतलब कि क्या इस इंसान पर रिलाई किया जा सकता है कि नहीं रिलाई किया जा सकता है। अब मतलब सपोज आपको कोई डाउट है ना, आप लोग का कोई मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग को डाउट है, तो नॉर्मली क्या किया जाता है? टॉपर बच्चे से पूछा जाता है ना। अब जो फेल हो रहा है बार बार उससे क्या पूछोगे? थोड़ा इस तरीके का है, मतलब बेकार सा एग्जाम्पल है लेकिन समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। द कोर्ट शैल डिसाइड वेदर और नॉट द विटनेस शैल बी कंपेल्ड टू आंसर इट। कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट। मैं रीड कर रही हूँ, प्लीज आप भी बेरेक ले लो और उसे मार्क कर लो, जो जो आपको मार्क करना है, जैसे आपको याद रहे। एंड मे इफ इट थिंक्स फिट वार्न द विटनेस दैट ही इज नॉट ऑब्लाइज टू आंसर इट। वार्निंग दे देगा कि तुम ऑब्लाइज नहीं हो, जरूरी नहीं है आंसर करना, इट्स अपॉन यू। क्लियर है? चलो, अब हम लोग पढ़ते हैं अपना 151 का 2। अच्छा, जैसे ये ऑर्डर अरेंज कर रखा है ना हमारे BSM 151 1, तो ये हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या था? मतलब इस तरीके से नहीं अरेंज था, तो थोड़ा सा अरेंजमेंट का है, बाकी तो सेम ही है। तो 151 का 2 जो है वो क्या है? उसको ना एक क्वेश्चन की तरह पूछा जाता है। मतलब अभी जो आप बाकी ये जो सबसेक्शंस पढ़ोगे ना, वो कैसे पूछा जाता है, मतलब मैं आपको मेंस के क्वेश्चन बता रही हूँ कि मेंस में उस पर कैसे क्वेश्चन बनता है और आता है क्वेश्चन, मैंने रीड किया। वो ये बोलते हैं कि ऑन व्हाट कंसिडरेशन इज कोर्ट्स डिस्क्रिशन बेस्ड इन गिविंग पावर टू कोर्ट टू डिनाई द पावर टू आस्क क्वेश्चन टू विटनेस कंसर्निंग कैरेक्टर। तो क्या इस क्वेश्चन का मतलब है? इस क्वेश्चन का मतलब है कि इसे कोर्ट का डिस्क्रिशन है ना कि वो विटनेस को बोल सकता है आंसर करने के लिए कि नहीं। तो जो डिस्क्रिशन है किस चीज़ के ऊपर बेस किया है?
बट डिस्क्रिशन मतलब ये थोड़ी होता है मन किया, अच्छा लग रहा है, दिस इज नॉट डिस्क्रिशन। तो डिस्क्रिशन किस पे बेस्ड है, क्या ग्राउंड्स है जिस पे डिस्क्रिशन बेस्ड है, तो वही जो ग्राउंड्स हैं वो हम अपकमिंग सबसेक्शंस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो 151 का 2 क्या कहता है, ये बेसिकली ये बताता है कि कौन सा क्वेश्चन हमारा प्रॉपर है। ओके, विच क्वेश्चन इज प्रॉपर। इस जवाब से मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं ना कि उसका जो आंसर आएगा उससे क्या हो सकता है, पूरा मतलब चीजें गड़बड़ हो सकती हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे सपोज मान लो कोई डिवोर्स का केस है, ठीक है, अब ये वुमेन से ये पूछा, डिवोर्स का केस है, डिवोर्स चल रहा है, अभी जो वुमेन है, वुमेन से हम ये पूछे कि क्या तुम्हारे पहले डिवोर्स हो रखे, तो हमें तो ये पता चलता है कि भाई उसके ऑलरेडी जो है 10 डिवोर्स हो चुके हैं, इसका खर्चा पानी ही इसी से चलता है, शी गेट्स मैरिड एंड देन शी टेक्स एलिमनी। ऐसे समझाने के लिए बता रही हूँ, मतलब डोंट टेक इट अदरवाइज। तो ये मैटर करता है ना, तो साफ पता चल जाएगा व्हाई शी नीड्स डिवोर्स, क्योंकि ये तो इसका बिजनेस है। इसे मतलब सब चीज समझ रहे हो, मतलब कि ये ऐसा क्वेश्चन है ना, मतलब इससे इसकी वुमेन की जो क्रेडिबिलिटी है वो तो गई ही गई, लेकिन उससे क्या हमारा केस जो है उसमें एक अलग ही एंगल आ गया, राइट। अब एक बार मैं आपके लिए रीड करती हूँ। अच्छा, मैं आपको सेक्शन बता देती हूँ। 151 का 2 है ना, उसका पार्ट ए है। ये जो मैंने बताया था ना कि अभी कौन से ग्राउंड्स है जिस पे डिस्क्रिशन बेस्ड होता है, वो हमारा सबसेक्शन 2 के ए से लेके डी तक बेस्ड है, वो ग्राउंड्स की बात करी जा रही है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने कौन सा पढ़ा है, 151 का 2 का ए। मैं आपके लिए एक बार रीड करती हूँ। सच क्वेश्चंस आर प्रॉपर, मैंने बोला था ना कौन सा क्वेश्चन प्रॉपर है, इफ दे आर of such a nature that the truth of the imputation conveyed by them would seriously affect the opinion of the court as to the credibility of a witness on the matter to which he testifies। तो मतलब अगर एग्जाम्पल, मतलब उससे हम डिवोर्स के बारे में कुछ पूछ रहे हैं, वो कुछ भी बताएगी, तो अगर हम ये पहले ये हमें पता चल जाएगा मतलब कि ऑलरेडी इसके 10 डिवोर्स हुए हैं, तो ऑब्वियसली वो जो इस पर्टिकुलर केस में बोल रही होगी उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। कोर्ट का ओपिनियन चेंज हो जाएगा कि पता नहीं क्या बोल रहे, इस चीज़ वो ट्रुथ बोल रही है कि नहीं बोल रही है। क्लियर है। चलो, अब अगला है हमारा 151 का 2 का बी। ये क्या कहता है, ये कहता है कौन सा क्वेश्चन इम्प्रॉपर है। जैसे मैंने पहले बताया कि कौन सा क्वेश्चन प्रॉपर है, ये बताता है कौन सा क्वेश्चन इम्प्रॉपर है। ऐसे ही मतलब अपने ना बेयर एक्ट के आगे क्या करो, लिखो कि क्या प्रॉपर है क्या इम्प्रॉपर है, ऐसी चीज़ें याद रहती है। जितना सिंप्लीफाई करोगे ना उतना याद रहेगा। हमें लगता है कि हम जब बेयर रीडिंग करेंगे हमें समझ आ जाएगा, ऑब्वियसली समझ आता है, बट लॉन्ग टाइम के लिए रिटेन नहीं होता है, समझ उतना क्लैरिटी से नहीं समझ आएगा। जितने से तोड़ोगे, जितना देखोगे, जनरलाइज करोगे, उतना समझ आएगा। चलो, अब कौन सा क्वेश्चन इम्प्रॉपर है। सपोज कोई एक मैटर है, वो मैटर बहुत पुराना है, ठीक है, और इतना पुराना है मतलब कि वो पूछा रिलेवेंट ही नहीं है, तो वो क्वेश्चन कैसे होगा, इररिलेवेंट होगा। अब जैसे मान लो कोई 80 ईयर्स का इंसान है, ठीक है, उससे हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब मान लो उसके ऊपर मर्डर का एलिगेशन है, तो उससे उसकी स्ट्रेंथ के बारे में पूछ रहे हैं कि, तो पूछेंगे अच्छा जब आप 20 साल के थे तो आपकी स्ट्रेंथ कैसी थी, डज दिस मेक एनी सेंस। ये मतलब ऐसा कोई क्लासिक एग्जाम्पल नहीं है, मतलब मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, समझ रहे हो कि ऐसा मैंने ये नोटिस किया कि ऐसे अजीब एग्जाम्पल रहते हैं ना तो ज़्यादा याद होता है। मैं बेसिकली ऐसे अलग अलग रिसर्च पेपर्स पढ़ती हूँ कि कैसे लंबे समय तक रिटेन रहे, तो मैंने एक पेपर में ऐसा रीड किया कि अगर हम थोड़ा अजीब एग्जाम्पल देते हैं ना तो याद रहता है, लेकिन इतना भी अजीब नहीं बना पा रही मैं, बट एनी हाउ वो अब आप देखो कि आपको रिटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो मैं एक बार रीड कर देती हूँ। सच क्वेश्चंस आर इम्प्रॉपर, मैं क्या रीड कर रही हूँ, ये रीड कर रही हूँ, ध्यान दो। सच क्वेश्चंस आर इम्प्रॉपर इफ द इम्पुटेशन विच द कन्वे रिलेट्स टू द मैटर सो रिमोट इन टाइम। क्या लिखा है, रिमोट, बहुत पुराना है, और ऑफ सच अ कैरेक्टर दैट द ट्रूथ ऑफ द इम्पुटेशन वुड नॉट अफेक्ट। मतलब 20 साल की उसकी क्या स्ट्रेंथ थी और अभी वो 80 साल का वो इंसान है, कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे हो। और वुड अफेक्ट इन अ स्लाइट डिग्री या फिर हल्का फुल्का द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट एज टू द क्रेडिबिलिटी ऑफ विटनेस ऑन द मैटर टू विच ही टेस्टिफाइज। ठीक है, तो ये हो गया। चलो अब आगे चलते हैं। सेक्शन 151 2 का सी, ये भी जो है ये किसके बारे में बात करता है, ये भी इम्प्रॉपर क्वेश्चन के बारे में बात करता है। अब क्या है कि सपोज मेरा केस कुछ और है, मान लो एक कोई मर्डर का आई विटनेस है, ठीक है, मर्डर है, उसका कोई आई विटनेस है। अब जो मर्डर का आई विटनेस है वो क्या कर, उससे हम लोग बोलते हैं कि ये जो है अपनी वाइफ को ये रोज़ मारता है, अपने बच्चों को रोज़ मारता है, अपने बेटे को स्कूल नहीं भेजता है, बेसिक एजुकेशन नहीं दे रहा है,
तो इसके हम टेस्टिमनी पे कैसे रिलाई करें, इसने जो एविडेंसेस दिए हैं या जो ये बोल रहा है मैं कैसे रिलाई करूँ? क्या इन लोगों में इनमें कुछ कनेक्शन है? मर्डर का एक आई विटनेस है, अपने बेटे को स्कूल नहीं भेजा, वाइफ को मारा, इनमें क्या कोई कनेक्शन है? देयर इज नो कनेक्शन एट ऑल। तो इस चीज़ का हम लोग एविडेंस, ये तो इम्प्रॉपर हुआ ना, इस चीज़ का एविडेंस मतलब क्यों ही मांगना है विटनेसेस का एविडेंस, समझ आया? एक बार रीड करती हूँ आपके लिए। सच क्वेश्चन आर इम्प्रॉपर इफ देयर इज अ ग्रेट डिसप्रपोर्शन। क्या है? ग्रेट डिसप्रपोर्शन, कोई तालमेल ही नहीं है between the importance of the imputation made against the witness character and the importance of his evidence, sorry ठीक है, चलो अब अगला देखते हैं हम लोग सेक्शन 152 का डी। अगर विटनेस मना कर रहा है कुछ आंसर करने के लिए, ठीक है, मतलब उससे कुछ पूछा गया और वो विटनेस क्या कह रहा है? नो आई वॉन्ट आंसर। कोर्ट को ऐसा लगता है कि वो मतलब कोर्ट ऐसे इन्फर करती है कि ये जानबूझ के आंसर नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर ये आंसर करेगा ना तो क्या होगा? अनफेवरेबल होगा। तो ये भी चीज़ें जो मैं ग्राउंड्स बता रही हूँ, क्या ग्राउंड्स आपको बता रही हूँ? मैं ये ग्राउंड्स बता रही हूँ कि कोर्ट विटनेस को ये ध्यान रखना, कोर्ट विटनेस को कंपेल करेगी आंसर करने के लिए या नहीं, इस बात का खास ख्याल रखना है। जब आप पढ़ रहे हो ना सेक्शन 152 का, जो आपने पूरा मतलब 151 2 का ए से लेके डी तक आपने जो पढ़ा है, इस बात का पूरा ख्याल रखना कि आप किस कंटेक्स्ट में पढ़े। आप इस कंटेक्स्ट में पढ़े, ये वो ग्राउंड्स है जिसे कोर्ट कंसिडर करती है कि वो विटनेस को कंपेल करे या ना कंपेल करे आंसर करने के लिए, ठीक है। तो ये जो है, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है 151 का 2 का डी, व्हाट आई एम राइटिंग, प्लीज डोंट बी कंफ्यूज। मैंने जहाँ पे लिख दिया, मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ? सेक्शन 151 पढ़ा रही हूँ, सब सेक्शन 2 और उसके मतलब सब पार्ट्स पढ़ा रही हूँ। तो अभी ये सेक्शन पढ़ा रही हूँ, सॉरी फॉर डैट, वो हो जाता है तो इसमें बेसिकली क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि विटनेस जो है वो जानबूझ के नहीं कर रहा, मतलब अनफेवरेबल होगा, तो उसे भी कोर्ट कंसिडर करती है कि उसे कंपेल किया जाए आंसर करने के लिए, ना कंपेल किया जाए। अगर कोर्ट को लगता है कि कुछ बात है तो ऑब्वियसली कंपेल कर सकती है कोर्ट, ठीक है। एक बार रीड करती हूँ। द कोर्ट में इफ इट सीज फिट ड्रॉ फ्रॉम द विटनेस रिफ्यूजल टू आंसर द इन्फेरेंस दैट द आंसर इफ गिवन वुड बी अनफेवरेबल। क्लियर है इतना? चलो, आई होप इट इज क्लियर। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले सेक्शन पे। अब जो सेक्शन 152 है, 152 क्या कह रहा है कि ये जो भी हम क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं ना ऊपर, मतलब जिन भी क्वेश्चंस की हम लोगों ने सेक्शन 151 में बात करी है, वो क्वेश्चंस तभी पूछे जाने चाहिए जब कोई साउंड बेसिस हो। ये नहीं कि आप ऐसे ही पूछ रहे हो, मतलब आपने देखा कि अच्छा ये तो शक्ल से ही चोर लग रहा है, तो चलो इससे पूछ लेते हैं। या फिर क्या कहते हैं कि आप देख रहे हो लोम्ब्रोसो की एक थ्योरी है ना कि उनकी मतलब फिजिकल फीचर्स के हिसाब से पता चलता है कि वो क्रिमिनल है या नहीं। तो आप देख रहे हो कि किसी के दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो क्रिमिनल होगा, किसी की नोज बड़ी है तो क्रिमिनल होगा, है ना? तो नहीं, ऐसे नहीं पूछना है। जो भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हो सेक्शन 151 में, वो कैसा होना चाहिए? वो साउंड बेसिस पे होना चाहिए, मतलब कोई एक सॉलिड रीजन हो, कोई सॉलिड ग्राउंड हो, तभी आप क्वेश्चन पूछो। ये नहीं कि अरे पूछ लेते हैं, पूछ सकते हैं तो पूछ लेते हैं। नो, देयर शुड बी सॉलिड बेसिस ऑन इट, कि तभी आप वो क्वेश्चन पूछोगे। मैं एक बार आपके लिए रीड करती हूँ, ठीक है। क्या लिखा है? नो सच क्वेश्चन as is referred to in section 151 out to be asked unless the person asking it has reasonable grounds for thinking that the imputation which it conveys is well founded। क्या वर्ड यूज किया? जैसे मैं बोल रही हूँ सॉलिड ग्राउंड, उसकी साउंड बेसिस यूज कर रही हूँ, तो उसने क्या बोला? वेल फाउंडेड। ये नहीं कि आप पूछ रहे हो कुछ भी पूछ लिया। अब मैं आपको कुछ इलस्ट्रेशन देती हूँ। जो इलस्ट्रेशन है बेसिकली बताते हैं क्या क्वेश्चन प्रॉपर और क्या क्वेश्चन प्रॉपर नहीं है। मैं रीड कर देती हूँ सारे इलस्ट्रेशन, बिकॉज आई डोंट नो इफ आई गोइंग टू रीड इट और नॉट। मुझे लगता है वीडियो में, ऑल्दो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, जो कि मैं पर्सनली नहीं चाहती हूँ, बट स्टिल मुझे नहीं लगता बाद में कोई पढ़ता है, तो हम पढ़ेंगे। क्या इलस्ट्रेशन है? 152 का इलस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं, प्लीज बी वेरी अटेंटिव, ठीक है। 152 का इलस्ट्रेशन ए पढ़ रहे हैं। एन एडवोकेट इज इंस्ट्रक्टेड बाय अनदर एडवोकेट दैट एन इम्प्रॉपर विटनेस इज अ डेकॉइट। दिस इज रीजनेबल ग्राउंड फॉर आस्किंग द विटनेस वेदर ही इज अ डेकॉइट, ठीक है। ऑब्वियसली एक एडवोकेट है, वो दूसरे एडवोकेट को बोल रहा है, आपको समझ आ रहा होगा कि वो बोलता है कि जो क्रिमिनल है, मतलब उसको कुछ विटनेस ऐसा मिलता है कि पता चलता है कि वो जो इंसान है वो डेकॉइट है ना? मतलब थोड़ा थोड़ा इलस्ट्रेशन जैसे समझा रही हूँ। एक एडवोकेट दूसरे एडवोकेट से बोलता है कि जो विटनेस है ना, हमें पता चलता है कि वो क्या कहते हैं कि डेकॉइट है, जो भी इंसान है जिसने जो भी क्राइम वगैरह किया वो डेकॉइट है ना। तो हम पूछ सकते हैं कि क्या वो डेकॉइट है या डेकॉइट नहीं है ना?
तो ये प्रॉपर होगा। अब ऐसे ही मैं डायरेक्टली किससे पूछूंगी, हाँ भाई तुम डकैत हो क्या, डज दिस मेक्स एनी सेंस, ऑब्वियसली नो। ठीक है, चलो बी पढ़ते हैं। एन एडवोकेट इज इन्फॉर्म बाय पर्सन इन कोर्ट दैट एन इंपॉर्टेंट विटनेस इज अ डेकॉइट। नाउ द इंफॉर्मेंट ऑन बीइंग क्वेश्चन बाय द एडवोकेट गिव सेटिस्फैक्टरी रीजन फॉर हिज स्टेटमेंट, दिस इज अ रीजनेबल ग्राउंड फॉर आस्किंग द विटनेस ही इज अ डेकॉइट। ठीक है, ये भी समझ गए। वही है कि मतलब आपके पास रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए पूछने के लिए। रेंडमली आप हवा में कुछ भी मत पूछो, ये गलत है पूछना। वही चीजें पूछो जिसका कोई साउंड बेसिस है। ऐसा तो कुछ भी पूछते चले जाओगे। अब कुछ भी पूछने, कुछ भी तो मतलब कुछ भी होता है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती, उसकी कोई सीमा नहीं होती है। इलस्ट्रेशन सी, इलस्ट्रेशन सी क्या कह रहा है, ए विटनेस ऑफ whom nothing whatever is known is asked at random whether he is a dacoit, there are here no reasonable grounds for the question। वही हवा में पूछ रहे हो, भाई डकैत हो क्या तुम, मतलब डज दिस मेक्स एनी सेंस, नो। ठीक है, अब इलस्ट्रेशन डी पढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन डी क्या कहते हैं, अ विटनेस ऑफ whom nothing whatever is known being questioned as to his mode of life and means of living gives unsatisfactory answer, this may be a reasonable ground for asking him if he is a dacoit। है ना, तो एक इंसान, उसके बारे में हम लोगों को कुछ नहीं पता, तो हम लोगों ने उसके लाइफ के बारे में, लिविंग के बारे में, इन सब के बारे में क्वेश्चन पूछा और उससे लग रहा है सेटिस्फैक्ट्री नहीं लग रहा है, जो बता रहा है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा, तो उस सिचुएशन में पूछ सकती हूँ कि क्या भाई तुम डकैत हो क्या, ये सब चीज़ें पूछ सकती हूँ। ठीक है, मुझे लग रहा है आप लोग को समझ आ रहा है। नहीं समझ आ रहा तो बताओ, है ना, उसी हिसाब से करेंगे ना आगे। चलो अब आते हैं हम लोग अपने अगले सेक्शन पे, सेक्शन 153। इसमें एक चेंज किया गया है। चेंज क्या किया गया, इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या था, वर्ड्स यूज़ किए थे जैसे वकील, प्लीडर, बैरिस्टर, अभी ये सब वर्ड नहीं यूज़ है, अभी जस्ट एक वर्ड है यूज है, एडवोकेट। तो चलो इसमें क्या है, अगर कोई भी एडवोकेट जो है कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है बिना सर पैर के, तो क्या किया जा सकता है, बहुत इम्प्रॉपर क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका लाइसेंस भी सस्पेंड किया जा सकता है। और मतलब हम लोग हाई कोर्ट में बोल सकते हैं या फिर बार काउंसिल में भी हम लोग लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये रेमेडी है, हाई कोर्ट चाहे या बार काउंसिल ऑफ इंडिया में जाए, मतलब कि ये इम्प्रॉपर क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है। तो जैसे कि वो कॉशियस है ना, कुछ भी ना पूछे एडवोकेट, बिन सर पैर के काम ना करे, है ना। तो एक बार मैं आपके लिए इसको रीड करती हूँ। ये बोला कि इफ द कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन, क्या पढ़ रही हूँ, सेक्शन 153, प्लीज देख लो एक बारी। इफ द कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन दैट एनी सच क्वेश्चन वाज आस्क्ड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड्स, बिना सर पैर मतलब कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है, विदाउट रीजनेबल ग्राउंड्स, it may, if it was asked by any advocate, report the circumstances of the case to the high court or other authority to which such advocate is subject in the exercise of his profession। या फिर मतलब जो भी हमारे बार अथॉरिटीज हैं उधर हम लोग लिख सकते हैं, जिससे कि उसका लाइसेंस वगैरह सस्पेंड हो जाए, ये सब काम वो ना करे। समझ आया, चलो आई होप इट इज क्लियर। चलो सेक्शन 154 देखते हैं। ये सेक्शन बेसिकली कहता है, इस सेक्शन में मे वर्ड यूज हुआ है, ठीक है, द कोर्ट मे फॉरबिड। तो मे मतलब क्या, कोर्ट का डिस्क्रिशन है। तो कोई भी अगर ऐसा मतलब ऐसा क्वेश्चन है जो कि इनडिसेंट है, स्कैंडलस है, और मैं कह रही हूँ कि थोड़ा बहुत केस से जुड़ा हुआ भी है, ध्यान रखना मेरी बात को, मैं क्या कह रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि एकदम इररिलेवेंट है, थोड़ा बहुत मैटर से जुड़ा हुआ भी है, तो भी कोर्ट का डिस्क्रिशन हो चाहे तो मना कर सकती है। हाँ, लेकिन अब ये ना हो कि फैक्ट इन इशू नहीं होना चाहिए। अब मान लो मेन मुद्दा ही वही है, तब तो पूछना ही पड़ेगा ना। लेकिन अगर मेन फैक्ट इन इशू नहीं है, थोड़ा बहुत अगर केस से जुड़ा हुआ भी है, तो भी जो कोर्ट है वो मना कर सकती है इस चीज़ को आंसर करने के लिए, क्योंकि कोर्ट का एक डेकोरम होता है, उसे मेंटेन करना होता है। एक बारी मैं आपके लिए रीड करती हूँ। द कोर्ट मे फॉरबिड, मे मतलब डिस्क्रिशन है, any question or inquiries which it regards as indecent or scandalous, although such question or inquiries may have some bearing on the question before the court। क्या है some bearing, मतलब थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, थोड़ा सा relevant है, ऐसा नहीं कि एकदम ही कोई सर पैर ही नहीं है, relevant है, unless they relate to facts in issue or to matter necessary to be known in order to determine whether or not the fact in issue existed। तो या तो फैक्ट इन इशू से जुड़ा हो, या फिर मतलब ये पता लगाने के लिए कि फैक्ट इन इशू जो है वो एग्जिस्ट करता है या एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। मतलब बहुत ही अगर इंपॉर्टेंट है ना, अगर नॉर्मल भाषा में बोल जाए बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो ही मतलब कोर्ट अलाउ करता है, और ना अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा बहुत रिलेवेंट भी है, तो कोर्ट क्या कर सकता है, मना कर सकता है। समझ आया। तो अब देखते हैं अपना अगला सेक्शन, सेक्शन 155। ये कौन सा क्वेश्चन को पूछने से मना कर रहा है, सपोज कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो कि इंसल्टिंग है और अनोइंग है, तो कोर्ट उसको मना कर सकता है कि कोर्ट में से पूछने की ज़रूरत नहीं है। या फिर ऑल दो प्रॉपर हो क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन ठीक है प्रॉपर है, बट वो क्या है ऑफेंसिव है, तो भी कोर्ट जो है
मना कर सकता है। होता है ना रिलीजन के नाम पे कभी कभी क्वेश्चंस हो गए या मतलब जो भी चीज़ जो ऑफेंसिव है तो कोर्ट उसको मना कर सकता है। मैं आपके लिए एक बार रीड करती हूँ। सेक्शन 155 रीड कर रही हूँ। द कोर्ट शेल फॉरबिड, क्या है शेल, इसमें क्या पहले वाले सेक्शन में क्या था 154 में मे था, लेकिन ये क्या है शेल, मतलब कोर्ट का डिस्क्रिप्शन नहीं है। द कोर्ट शेल फॉरबिड एनी क्वेश्चन विच अपीयर्स टू इट to be intended to insult or annoy or which though proper in itself appear to the court needlessly offensive in form, मतलब ज़रूरत नहीं है उसे इतना ऑफेंसिव करने की, वो जानबूझ के अपना किसी का कोई ग्रज है, अपना कुछ पर्सनल है, उससे वो ऑफेंसिव कर रहा है उसको, तो कोर्ट मना कर देगी। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, अभी हम लोगों ने ये देखा कि जो हमारा जो हमने स्टार्ट किया 151, उससे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि जो कुछ हमारे पास क्वेश्चंस थे जैसे 149 हो गया, 150 हो गया, इधर हम लोगों ने क्या देखा था, ये देखा था कि मतलब पावर है कि हम लोग कुछ भी पूछ सकते हैं, है ना, कुछ भी पूछ सकते थे। लेकिन अब क्या है, लिमिटेशंस ऑन पावर पे, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं है, वो लिमिटेशंस है। वो लिमिटेशंस कहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा, सेक्शन 151 से लेके 155 के बीच में वो लिमिटेशंस पढ़े हैं। अब यहाँ पे अगर आप में से किसी को भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लो। अब देखो ये सेक्शन याद करने का तरीका है, अब ऐसे आप चेन बनाओ एक, समझ रहे हो कि ये नहीं कि सेक्शन याद करते जाओ, नहीं, अगर आप अपने आप याद करोगे ना, आपको इतना पता चल जाएगा। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर आपको इतना पता चल जाएगा कि अच्छा पिछले 2 सेक्शन में किसके हम लोग बात कर रहे थे कि कुछ भी पूछा जा सकता है, पावर की बात कर रहे थे, फिर पावर की लिमिटेशन की बात करी हमने यहाँ से यहाँ तक, तो कहीं ना कहीं आप चीज़ें आंसर कर लोगे। एक तो आपको एक रेंज याद हो जाएगा, ऐसे याद होता है। कोई सेक्शन याद करने बैठ तो उसको सेक्शन याद होता है क्या, वो सब नहीं होता, हो भी जाएगा थोड़े समय के लिए होगा, उसको कोई काम नहीं होगा। ठीक है, कोई डाउट है मुझसे पूछो, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो अपनी। ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा आईडी पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।